ये लुसेंट और एसपीडी का 21वां एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला का इसका उत्तम उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसीलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शक, यूनानियों के बाद शक आए। शक के 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन में प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मोय था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए गए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। पार्थियाई या पहलव, पश्चिमोत्तर भारत में शकों का आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची व तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। कनिष्क का राजवैद्य चरक आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, जिसने संस्कृत में चरक संहिता की रचना की, जिसमें 8 भाग एवं 120 अध्याय है। यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्ध का रामायण बुद्धचरित्र को रचना की। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। भारत कांस्टेंटाइन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र
इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंधन था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। इसी काल में बुद्ध की प्रतिमा, खरी प्रतिमा का निर्माण हुआ। संगम युग। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिल द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है: पथु, पातु, इततु, थोकै तथा पादी नेन कीलकनकु। तिरुवल्लुर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय में त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगम का आयोजन किया गया था, जिसे मुज्जंगम कहा जाता था। 3 संगम थे: प्रमुख संगम, प्रथम संगम, मध्यम संगम और दूसरा संगम एवं अंतिम संगम, तीसरा संगम। इतिहासकार तीसरे संगम काल को ही संगम काल मानते हैं और पहले 2 संगमों को पौराणिक मानते हैं। प्रथम संगम मदुरा समुद्र में विलीन। अध्यक्ष कौन थे? अगस्त। संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ आकेटियम, परिसदाल, मुदनैर, मुदुकुरुकु तथा कलाकरी अविरय। कोई भी इनमें उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम कपाटपुरम 3700 ईसा पूर्व, अलवाई समुद्र में विलीन। अगस्त तोलकापियम तमिल व्याकरण रचनाकार तोलाकापियर। तीसरा संगम मदुरा 1850 ईसा पूर्व, 1850 वर्ष पूर्व। नकरी नैथुनथकौ, कुरुनथकौ, नत्रिनई, एनकुरु, भूरु, परिपादाल, कुथु, बार, पेरिस तथा सैतरिस आदि। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शती के प्रारंभ में शैव संत नयनार तिरुनावुक्करसु अपार ने किया। संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत: अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य एवं चेर के बारे में बताया गया है। मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी एवं टॉलमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिमी एवं दक्षिण भारत के बीच वाणिज्य व्यापार संपर्कों के लिए बारे में उल्लेख किया जाता है। कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। 8वीं सदी में एरैनार अगपोलोरुल के भाष्य भूमिका में 3 संगमों का वर्णन किया गया है। इलांगो कृत शिल्पाधिकारम पायलो का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग है जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन, उसकी पत्नी कनगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलैसतरनार ने मणिमेकैलय की रचना की। इसमें 30 सर्गों की अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेकैलय, कोवलन एवं नर्तकी माधव की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंध वाली बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्य धार्मिक है।
नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दृढ़नाथ 5वीं सदी की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीविका चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक देवर को दिया जाता है। कहा जाता है तिरुतक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। तोल्लाकापियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इनमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। राम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं, जिनमें प्रसिद्ध कंबन की इरामावतारम है। संगम साहित्य काव्य के 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अक्कम और पूरम। अक्कम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड राज स्थित था। संगम युग राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेनार तथा दक्षिणी बेलारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पत्नी प्रलय में करिकाल के जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में विन युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें करिकाल ने पांड तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। उसने पुहार या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी उरियर से कावेरी पत्तनम में स्थानांतरित की। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानुपादों में कारिकल को संगीत के सप्तम्बरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज चेरों का था, जो आधुनिक केरल में प्रांत में स्थित था। इस राज के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयनजीरल लगभग 130 ईस्वी, नेंदुन जेरिल अदान 155 ईस्वी एवं सेन गुटुवन 180 ईस्वी। सेन गुटुवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड राजाओं में नेडुजेलियन लगभग 210 ईस्वी सबसे शक्तिशाली था। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज ने किया। उसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। नलिवकोडनम संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता था। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचाइन या अमाईचार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवय कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मरणम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचारी के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता है। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर नकद तथा अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का 6वां भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना के सेनापति को एनाडी की उपाधि दी जाती थी। सेना की अग्र टुकड़ी को तुलसी तथा पिछली टुकड़ी को कूले कहा जाता था। सेना में बेलाल भर्ती किए जाते थे। सेना चतुरांगनी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगारा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। इस प्रकार की मूर्तियों को नडुकल या वीरकल कहते थे। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्यु वरण करने की प्रथा को संगम कविताओं में बट किरुतल कहा गया है। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिरों में दीप जलाने का कार्य कराया जाता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगम काल में कुछ अन्य वर्ग पुलेन दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। एनियर शिकारियों की एक जाति
मल भर लूटपाट करने वाली जाति। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है वो कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी का अनुमानित आयु 4.54 अरब वर्ष। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास में अंतर 42 किलोमीटर। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखती है नीला। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग समय 365 दिन 6 घंटे लगभग लग जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या मापी इरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग 59% भाग दिखता है। पृथ्वी गोल है कहा था पाइथागोरस ने। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी होती है। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी जिसे अपसौर कहा जाता है और 3 जनवरी को उपसौर कहा जाता है। 3 जनवरी को उपसौर कहा जाता है जो न्यूनतम दूरी होती है। उप सौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है 1/81। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है अंटार्कटिका। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में। दिन रात की अवधि समान होता है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। 23 सितंबर बसंत विषुव और 21 मार्च शरद विषुव। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। सियाल, सीमा, निफे। पृथ्वी की ऊपरी भाग भूपर्पटी क्रस्ट। भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन 46.6% और सिलिकॉन 27.72%। सियाल के घटक हैं सिलिका एवं एल्युमिनियम। सीमा के सिलिका एवं मैग्नीशियम। निफे बना है निकेल एवं आयरन से। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शैल क्या है? मैग्मा। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि से। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जल वाष्प। पृथ्वी के संपूर्ण वाह परत कहलाती है लिथोस्फीयर। वाह परत का ऊपरी भाग एस्थनोस्फीयर। पृथ्वी पर जल का भाग है 71%, स्थल 29%। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई है मेरियाना गर्त। महासागरों की औसत गहराई है 4000 मीटर। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता वॉन झील तुर्की में 330%। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा कहलाती है आइसोहेलाइन रेखा। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है भूमध्य या विषुवत रेखा। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप विषुवत रेखा पर। भूमध्य रेखा के समांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वृत्त। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के। अक्षांश कहलाता है 23 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियां। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारतीय मानक समय। 2 अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। 2 देशांतर के बीच में सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है जो 111.32 किलोमीटर।
दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर अंध महासागर में। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। वायुदाब समान दशाओं में समुद्र तल के पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 mm ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है वार। एक वार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है दिन साफ रहने की। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है संभावना होती है वर्षा होने की। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायुमंडल का आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। वायु है गैसों का मिश्रण, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03%। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है ऑर्गन। वातावरण जीवमंडल का संबंध पारिस्थितिकी। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में है। क्षोभ मंडल प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है 1 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच पाई जाती है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत ओजोन गैस। ओजोन परत की मोटाई मापने की प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई का। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का संबंधित घटनाएं कहाँ होती है तो मध्य मंडल में। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल कहलाती है। ग्रीन हाउस गैसें हैं CO2, CFC, CH4, NO2। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में अधिकांश या सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तटों पर वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण जाड़क के दिनों में। भारत का औसत राष्ट्रीय वर्षा 110 सेंटीमीटर है। पछुआ हवाओं से होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा कहलाती है गरजता 40, प्रचंड 50, चिखती 60। फेरल का नियम का संबंध पवनों की दिशा से है। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहलाता है शांत कटिबंध या डोल्डम कहलाता है। पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है ऑक्टेन संख्या से। पृष्ठ तनाव का आयाम है M1 L0 T-2। कोर का एलिमिनेशन समानता बना होता है सिलिकॉन स्टील का। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है HCl का। उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त है अल्टीमीटर। किसी मिट्टी में सिलिका आयरन की मात्रा अधिक होती है लाल में। पृथ्वी की आंतरिक क्रोड बनता है निकल एवं लोहा का। रक्तचाप परीक्षण के लिए स्फैग्नियम मैग्नेटोमीटर का प्रयोग होता है। प्याज क्या है एक तना है। शरीर का वजन अधिकतम होगा ध्रुवों पर। इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। सूर्य के परित अपनी कक्षा में हैली के धूमकेतु का पथ होता है परवलयीय। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है मीथेन। मलेरिया रोग प्रभावित करता है प्लीहा को। आयरन की कमी से होता है घेंघा रोग। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाते हैं छोटी आंत से अवशोषित किया जाते हैं। मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश परिवर्तित हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। समुद्र की गहराई मापी जाती है फैथम में। कैमरा का फिल्म मानव नेत्र में कार्य करता है रेटिना के अनुरूप। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरा का ताप क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। पक्का आम में पाया जाता है विटामिन A तथा C। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है CO2 और जल में। क्लोनिंग पर संबंधित है जनन विज्ञान से। पाचित खाना अवशोषित किया जाता है छोटी आंत के द्वारा। कठोर जल का उपयोग हो सकता है कागज उद्योग में। मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम और फास्फोरस। दंत चिकित्सक का दर्पण बना होता है अवतल दर्पण का। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग होते हैं नीला हरा लाल। आधुनिक अवर सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है तो ग्लूकोज के रूप में। LPG का प्रमुख घटक का आणविक सूत्र
C4H10 होता है। रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन में। चाय में कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल होता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? नाइट्रोजन। पीतल मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का। ज्योतिष मात्रक है? कैंडेला का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। थर्मोफ्लास्क के आविष्कारक डेवर। अस्थायी कठोरता का जल में होने का कारण कैल्शियम का सल्फेट है। टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान का अध्ययन है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है अप्तल लेंस का। कपड़े धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोना, पारा, बर्फ तथा लकड़ी में किसका घनत्व न्यूनतम होता है? लकड़ी का। क्रायोजेनिक्स इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट में। मनुष्य का मेरुदंड संरक्षित होता है कशेरुक दंड से। एस्बेस्टोस क्या है? रेशा युक्त खनिज है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा को कहा जाता है विशिष्ट आर्द्रता। एथलीट फुट नामक बीमारी होती है फंगस, कवक के कारण होती है। नेत्रदान में दाता को लेकर आँख का कौन सा हिस्सा प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया। कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र के रेटिना के समरूप है? फिल्म। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होगा मृदु लोहा। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? समय की अवधि का। फ्यूज तार में प्रयुक्त पदार्थ होता है निम्न गलनांक वाला। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है कांच उत्पादन में, इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।